चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद बेवतनों की याद आई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। आपको लग रहा होगा कि आज मैं गाना गा रहा हूँ। ये गाना 90 की दशक के सबसे मशहूर गाना था। उस समय इस गाने को गाया था पंकज उधास जी ने, जो कुछ महीने पहले ही वो स्वर्गवास हो गए और वो हम लोग के बीच नहीं है, और वो ये खूबसूरत गाना हमें देकर चले। लेकिन ये गाना हम इसलिए गा रहे हैं कि आपके भी मोबाइल पर प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी आया है। शायद हमारे मोबाइल पर भी आया है, बहुत लोगों के मोबाइल पर आया है, आप पर भी आया होगा। नहीं आया होगा तो 1-2 दिन में आ जाए। 15 मार्च से ही ये चिट्ठी व्हाट्सएप पर आना शुरू हो गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि आप सलाह दें कि भारत सरकार देश को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या करे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आपने चिट्ठी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। उस चिट्ठी में यही लिखा है कि सरकार ने लोगों को घर दिया, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, शौचालय बनवाया, तमाम तरह की बातें कही गई और देश दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। और जनता से सुझाव मांगा गया है कि और देश को बेहतर बनाने के लिए आप सुझाव दें। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि 9 साल गुजर जाने के बाद 10वें साल में जब सरकार प्रवेश करती है और वो भी कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, चुनाव बाद तो दूसरी सरकार आ जाएगी, चाहे यही सरकार जीतकर सत्ता में आए, यानी 10 साल बाद सरकार को ये एहसास होता है कि जनता से सलाह लिया जाए कि देश की विकास में क्या क्या लोगों के मन में सवाल उठते हैं और क्या क्या सुझाव देते हैं जिससे देश की बेहतर विकास किया जा सके। अब सरकार न कोई कानून बना सकती है, ना कोई योजना ला सकती है, क्योंकि चुनाव का घोषणा हो गया है और आचार संहिता लागू हो गया है। तो ऐसे समय पर सरकार का ये जो लेटर है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से देश के सभी लोगों के पास भेजा जा रहा है और उसमें लिखा है कि आप 140 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। तो ये परिवार की बातें आखिर कहाँ से शुरू? तो कुछ दिन आप पीछे चलिए। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, उसके जो मुख्य विपक्षी दल बिहार के आरजेडी है, उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और उन्होंने ही गांधी मैदान से कहा था कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है और वो हिंदू भी नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो अपनी माँ की जब देहावसान हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं बनवाया था। यानी हिंदू का परंपरा है कि जो भी हिंदू के घर में कोई गुजरता है तो उसके परिवार के लोग मुंडन कराते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं। ये बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बोला गया था, जो इंडिया गठबंधन के बिहार में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। उसके बाद जितने भी बीजेपी के लीडर थे, सबने ट्विटर पर अपना
टैगलाइन लिख दिया कि हम हैं मोदी के परिवार, हम हैं मोदी के परिवार। तब से प्रधानमंत्री 140 करोड़ परिवार की बात करते हैं और ये परिवारवाद पर मोदी का परिवार का एक तरह के बैलेंस बनाने की कैंपेन चल रही है। इधर परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा जाता है और पूरे देश को मोदी का परिवार बताया जाता है। अब आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर मोदी के परिवार कौन है। विपक्ष कह रही है कि मोदी का परिवार जो है वो मीडिया के लोग हैं, न्यूज़ चैनल हैं जो उन्हीं की बात करते हैं। मोदी के परिवार वो नेता हैं जो उनके पार्टी में हैं या उनसे जो जुड़े जो लोग हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, वही मोदी के परिवार। यहाँ तक कि सोशल मीडिया मोदी का परिवार है, ईडी मोदी का परिवार है, सीबीआई मोदी का परिवार है, इनकम टैक्स मोदी का परिवार है। इस तरह का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जो भी सरकारें चुनकर जाती है उसे आप क्या मानते हैं? अपना मालिक मानते हैं या अपना कर्मचारी मानते हैं या अपना नौकर मानते हैं? जो आपके ज़िले से सांसद जीत कर जाता है, विधायक जीत कर जाता है, वो आपका मालिक है या आपका नौकर है या आपका वो एम्प्लॉय है? ये आपको तय करना है। अगर मालिक है तो जो जनता है वो उसके परिवार के लोग हैं। और जनता का मतलब ये हुआ कि यूँ समझिए कि घर में अगर किसी को आप मालिक बना दिए और सभी लोग पैसे कमा कर ला रहे हैं तो उसे देंगे तो उसे पूछेंगे ना कि हम यहाँ से इतने पैसे लेकर आए, आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किया, क्या क्या कर रहे हैं, कितना कर्ज लिए, तो ये पूछनी जिम्मेवारी है। उसी तरह जब सरकार बनती है जिसमें विधायक और सांसद चुन कर जाते हैं तो वो जनता के द्वारा टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद योजना बनाते हैं। तो जनता को पूछना होगा कि आप जो टैक्स ले रहे हैं, इतने करोड़ रुपए का इनकम हो रहा है सरकार को, तो सरकार क्या क्या योजना बना रही है, पूछना चाहिए। तो अगर मालिक समझते हैं, अगर एम्प्लॉय भी समझते हैं तो कोई मालिक है, अगर कोई कंपनी चला रहा है या किसी को दिया है, मैनेजर बनाया है, किसी को एमडी बनाया है, तो उससे सवाल पूछेगा ना कि आपकी कंपनी कितने ग्रोथ कर रही है, क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, कितना टैक्स भर रहे हैं, कितना बिजली का बिल भर रहे हैं, ये सब जानकारी लेना है। तो उसी तरह आप समझिए कि आप जिन विधायक सांसदों को वोट देते हैं वो आपके एम्प्लॉय हैं या आपके मालिक हैं, तो आपको तो सवाल पूछना है। अब बात आती है मोदी जी की परिवार के बारे में कि ये लेटर जो है वो 10 साल बाद मोदी जी को क्यों याद आए। कोई भी सरकार जब जीत कर जाती है तो उस समय उसे जनता की सलाह की ज़रूरत होनी चाहिए, तब न पता चलेगा कि 5 साल में किस तरह की लोगों की समस्या आ रही है और उस पर सरकार क्या कानून बना। तो सरकार तो सब कुछ अपने से करती है और 10 साल बाद कह रही है जनता से कि आप सलाह दें कि हम कैसे बेहतर बनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और जो आपको सुनने में बुरा लग सकता है अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन जनता का रोल जो है वो लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष का रोल होता है। आप किसी पार्टी को वोट दें, ये आपका अधिकार है और आपको देना चाहिए, लेकिन आप जनता होने के साथ साथ आप इस देश के मजबूत पिलर हैं और पिलर जब तक मजबूत नहीं रहेगा देश कैसे मजबूत होगा। तो आपको सरकार से भी सवाल पूछना है, तभी आप बेहतर सरकार से काम करवा सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आप वोट किसी को दे दीजिए, लेकिन सवाल आपको सबसे पूछना है। जिस तरह मालिक को नौकर से पूछना है या घर के सदस्यों को मालिक से पूछना है कि हमारी जो इनकम है उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लुटा रहे हैं, कहीं नाच में ले जाकर तो नहीं लुटा रहे हैं बंडलों नाचने वाली पर, या कहीं दारू तो नहीं पी रहे हैं, या जो प्रॉपर्टी है पूर्वजों की वो तहस नहस तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल जितना मालिक से पूछना जरूरी है उतना इन नेताओं से भी पूछना जरूरी है। अब बात करते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ परिवार है और उनसे वो सलाह मांगते हैं। आप 10 सालों के
जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनका एक आंकड़ा उठाइए और उससे ये तय कीजिए कि सरकार क्या जनता की सुझाव सुनती है। अभी किसान हैं 10 सालों से आंदोलन में लगे हुए हैं कि हमें एमएसपी दे दीजिए, हमें एमएसपी दे दीजिए। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जितना हमारे फसल में लागत है उसका कुछ लाभ देकर हमें फसलों के जो सरकारी रेट है सरकार तय कर दे, लेकिन सरकार नहीं कर रही। उनकी बिजली की मांग है कि बिजली का बिल कम किया जाए किसानों के लिए, जो खाद पर महंगाई बढ़ रही उस पर कुछ सब्सिडी दिया जाए, कुछ रियायत दिया जाए, लेकिन सरकार उनके सलाह को नहीं मान रही। अभी जो है जब से 370 धारा हटा है जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लेह। लेह के लोग आज के डेट में अमर अनशन कर रहे हैं, माने अमरणानशन कर रहे हैं, यानी कि भूख हड़ताल की है कि जब तक हमारे बात सरकार नहीं सुनेगी हम मतलब कुछ खाए पिए बगैर धरना कर रहे हैं। तो बताइए, उनकी सवाल कोई नहीं सुन रहा है, उनसे कोई सुझाव नहीं ले रहा है। जो मणिपुर की समस्या है, आपने देखा होगा कि कितने भयावह स्थिति वहाँ पर थी। लोगों ने महिलाओं को नंगे घुमाया, वहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, वहाँ पर कुछ सलाह नहीं लिए वहाँ से लोगों से। क्या वे लोग उनके परिवार के हैं कि नहीं, सोचिए। क्या जो किसान हैं जो धरना दे रहे हैं उन पर हरियाणा पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान उन पर आंसू के गोले बरसा रहे हैं, पैलेट गन से रबड़ बुलेट छोड़ रहे हैं, क्या वो मोदी जी के परिवार हैं कि नहीं? क्या उनसे सवाल और उनसे सलाह लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं ले रही है सरकार, तो आपसे क्या सलाह ले रही? आपको लगता है कि आप सरकार के लिए इतना इम्पोर्टेंट हैं कि आपकी सरकार सलाह लेगी? जब सरकार कह रही है कि हमारा तो 2047 तक का टारगेट है कि ये चीज़ करना है, आपसे पूछे बगैर, आपके पूछे बगैर आप नोटबंदी कर दी जाती है। आपको बताया गया था कि आज सरकार नोटबंदी कर रही है, आपकी इस पर क्या सलाह है, नोटबंदी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा? आपसे तो सलाह नहीं ली गई थी, नोटबंदी कर दी गई। कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया गया था, देखिए कि लाखों लोग पैदल चलकर आ रहे थे, कितने लोग ट्रेन से कट गए, कितने लोग मर गए। क्या उनसे सभी से पूछा गया था इस तरह लेटर भेज के प्रधानमंत्री कार्यालय से या सरकार से कि क्या लॉकडाउन कर दिया जाए, क्या आप अपने घर में रह जाएंगे? बिना सलाह के जो भी सरकारें फैसला लेती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार, तो फिर चुनाव में क्यों ज़रूरत पड़ गई कि आप सलाह दीजिए? और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि संसद का सेशन तो चलने वाला नहीं है, तो आप क्या कानून बना देंगे? ये सब बातें जो चल रही हैं कि 700 किसान जो किसान आंदोलन में मरे गए, वो क्या परिवार के सदस्य थे कि नहीं? उनकी सुझाव सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये सारी बातें आज आपके सामने हैं और आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। सरकार के जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें जनता की कितनी इम्पोर्टेंस है ये आपको जानना है। 150 से अधिक जो सांसद हैं चुन कर गए थे, उनको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। क्या इस पर आपसे राय ली गई? चाहे जो भी कोरोना के टीका लग रहे थे, उस समय ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, उस पर आपकी सलाह ली गई? नहीं ली गई ना। तो ये चुनाव जीतने का तरीका है। पिछले जो सरकार ने वादे किए थे उसमें कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, इस पर आपसे सलाह ली गई? नहीं ना है। ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को भारत सरकार रोजगार देगी, यानी 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अभी आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए कि जो 2024 के इलेक्शन हैं इसमें 97 करोड़ लोग ही वोट करेंगे, यानी हमारी देश की आबादी है 140 करोड़, जिसमें मात्र 97 करोड़ ही लोग वोट करेंगे। और उसमें
जो 20 से 29 बरस के लोग हैं, कहने का मतलब जो लोग 2014 में 19 साल के थे और वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनकी उम्र आज 29 साल हो गई, 9 साल हो गई, और 9 साल में अगर रोजगार मिला होता तो उनकी टोटल संख्या 19.5 करोड़ है, यानी सभी को रोजगार मिल गया होता। अगर सरकार अपनी वादा पूरी कर देती 2 करोड़ प्रति वर्ष, तो 20 करोड़ रोजगार होता है, और टोटल जो 20 से 29 वर्ष के युवा हैं उनकी टोटल आबादी 19 करोड़ है, 19.5 करोड़ है। तो सबको नौकरी मिल गया होता, 50 लाख और लोगों को नौकरी मिल गया होता, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो ये 29 करोड़ जो 29 वर्ष तक के जो आयु के 20 से 29 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनकी संख्या 19 करोड़ है। क्या उन्हें लगता है कि 10 साल इंतजार करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है? तो उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या सुझाव हैं, वो तो चुनाव में ही उन्हें अपना निर्णय करना है कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद जो नए मतदान करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है, उनकी भी संख्या 1.25 करोड़ है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब उनके क्या सुझाव हैं सरकार को, ये तो खुद वो तय करेंगे। तो ये चुनाव जीतने की सरकारों की एक प्रक्रिया होती है। पिछले चुनाव में आपने सुना होगा कि मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, और ये नारा लगा और सरकार जीत गई। तो इस बार है कि परिवार है, तो ये नारा सिर्फ जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सब इस्तेमाल करती हैं। इसमें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप सरकार नहीं बदल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप अपने एरिया के जो सांसद है, आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया, बदल दीजिए उसको, दूसरा सांसद लाइए, वो अपना जाए, आप उसी पार्टी को वोट दीजिए जिसको आप चाहते हैं, लेकिन आप सांसद बदल दीजिए, आप विधायक बदल दीजिए। पार्टी के नाम पर कब तक आप वोट देते रहेंगे और हर बार आप ठगे जाएंगे। और वो नेता इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उसका तो टिकट मिलना तय है, ये पार्टी नहीं देगी, वो पार्टी देगी, फिर जीत जाएगा, फिर इधर से उधर पलटी मारेगा और वो हमेशा सरकार में रहेगा। उसके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, उसके बाल बच्चे चार्टर्ड विमानों में उड़ेंगे, और आप सोचिए कि आपके लिए कोई ढंग के सरकारें अस्पताल नहीं बना पाई। आपके लिए छोड़िए ना, खुद के लिए कोई भारत के ऐसा नेता है जो कह दे कि हमारे लिए इस तरह का अस्पताल है जिसमें सारे जो नेतागण ही हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएं। उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो विदेश में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और जॉब करने के लिए, पॉलिटिक्स लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भारत में आते हैं। तो ये है देश की विडंबना। आपको तय करना है कि जो चिट्ठी आ रही है उसका जवाब क्या दे। और मेरा मानना है कि कोई भी देश की सरकार हो उसे 5 साल में बदल देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने कुछ सोच कर ही ये कानून लाया होगा कि 5 साल तक ही सरकारें चलेंगी, क्योंकि आपके पास चांस है कि 5 साल बाद फिर बदलिए, फिर उसको अगले बार दीजिए, तब न विकास होगा। अब रोटी है, अब एक ही तरफ से पक रही है तो जल जाएगी ना, उसको पलटते रहिए, इधर पलटिए, फिर इधर से पक जाएगा, फिर इधर पलटिए। उसी तरह राजनीति है, जब कोई नेता हारता नहीं है तो वो लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ। जब आप उसे हराते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, हमने कुछ गलती किया है, चलो अगले बार मौका दो, फिर हम उसको सब ठीक करें। तो ये आज इतना ही, जो भी चिट्ठी आई है उसकी जवाब दें और समझें कि आपके सरकार के जो कानून बनते हैं उसमें देश की जनता की क्या योगदान है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया था कानून, उसमें लोगों से सलाह लिया गया था कि हम करोड़ों अरबों रुपए का चंदा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कंपनियों से लेंगी चंदा और प्रचार प्रसार करेंगी, और उसके बदले में उन कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर देंगे? ये आपको जानकारी है? जिस तरह सरकार आज जानकारी मांग रही है कि आप जानकारी और सुझाव दीजिए कि देश के विकास के लिए क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्या उसी व्हाट्सएप पर इस तरह के लेटर आए हैं आपको कि सरकार ने
इतने करोड़ लोगों को रोजगार दी, सरकार ने ये योजना बनाई, इससे ये लोगों को लाभ हुआ, आगे हम ये लाभ देंगे, या इतने करोड़ का हमने चंदा लिया, या जो भी सरकार है इस तरह के ग्रुप क्यों नहीं बनाती हैं, इस तरह के व्हाट्सएप और इस तरह सोशल मीडिया या इस तरह कोई ऐसा प्लेटफार्म क्यों नहीं बनाती है कि जो भी समस्या हैं उस वहाँ के उस एरिया के लोग किसी पोर्टल पर जाकर ये अपनी बात कहें और सरकार सुने और तुरंत उस पर कोई विचार करे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजदूरों का अलग कोई हो पोर्टल की जहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठाएं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए अलग, जो पहलवान हैं, महिला पहलवान थी उनके साथ बीजेपी का ही विधायक ने उनके साथ क्या क्या किया, आज भी वो पार्टी में हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो सुझाव आपसे ली नहीं जाती है। अजय मिश्रा टेनी हैं, उनका बेटा किसानों पर रौंद दिया और आज भी वो पार्टी में बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जनता से क्या सुझाव सरकारें लेंगी, करना तो उसको अपने वाली ही है। तो आप सोच समझ कर सुझाव दीजिए, और जो भी करना है आप, इस चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर 5 साल आपको इंतज़ार ही करना है। तो चलिए, नमस्कार, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।